वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जिससे आप अपने कोर्स को आसानी से परचेज कर पाएंगे। तो सामान्य सी जानकारी रही आपके कोर्स से रिलेटेड। इसके साथ साथ चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यूपी के एक जिला एक उत्पाद से मैच करना है। लोकेशन दी गई है, डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी और महोबा। इनको मैच करेंगे तो वस्त्र उत्पाद के लिए जो फेमस है वो हो जाएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है, अंबेडकर नगर हो गया। फिर आ जाता है खाद्य प्रसंस्करण, जिसमें केला है, ये कौशाम्बी का। इसके बाद जनजातीय शिल्प, ये याद रखें, लखीमपुर खीरी। महोबा का गौर पत्थर। इसको अगर हम मैच करेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक जिला एक खेल से मैच करना है, फुटबॉल, तैराकी, निशानेबाजी और कबड्डी को। तो हाथरस का है फुटबॉल, ठीक है, कन्नौज का है कबड्डी, बांदा का है निशानेबाजी और पीलीभीत का है तैराकी। मैच करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। पहला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कानपुर में, सेकेंड है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में, थर्ड है केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ और फोर्थ है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मथुरा। इसमें से जो करेक्ट दिए गए हैं वो है सिर्फ सेकंड और थर्ड, क्योंकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है ये मथुरा में है और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यूपी के कुछ दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट, जिसके बारे में कहाँ पर क्या है वो आपको बताना है, पार्क, ठीक है। तो लॉयन सफारी पार्क इटावा में है, ये करेक्ट हो जाएगा। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा, ये भी सही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क, ये है कानपुर में दिया गया, ये भी करेक्ट दिया गया है। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी, ये भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों करेक्ट दिए गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में गलत विकल्प चुनना है। पहला किसान बही योजना 1994 में, सेकेंड चकबंदी योजना 1954, किसान रथ योजना 2010 से 11 में और किसान मित्र योजना 2001। इसमें से जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि किसान बही योजना 1992 में शुरू हुई, ना कि 1994। सिर्फ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, सेकंड उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति, थर्ड उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, फोर्थ है यूपी निर्यात निगम लिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3412। कैसे? उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974, उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति ये आई 2018 में, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958 में और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ 1966। करेक्ट आंसर होगा 3412। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 के संबंध में सही विकल्प चुनना है। पहला है पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है और जिसकी 70% से अधिक जंगली बाघों की जो आबादी है वो भारत में है। थर्ड है वर्ष 2014 से 2018 के दौरान बाघों की आबादी में करीब 33% की बढ़ोतरी हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जिसे फरवरी 1992 में शुरू किया गया था। ये भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत स्थापित किया गया था, जिसे लुप्त प्राय बंगाल बाघ और उसके आवास के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। ये बाघ 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बन गया था, जबकि उससे पहले शेर राष्ट्रीय पशु था। और बताया जा रहा है विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1976 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1979 में स्टैब्लिश हुआ, ना कि 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला गैसोहोल गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। सेकंड है भारत की सबसे प्रदूषित नदी गुजरात की अमलाखेड़ी नदी है। थर्ड है आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रदूषित नदी झारखंड की दामोदर नदी है।
नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर देंगे। हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट राइट। 10th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है भूमिगत जल के मुख्य प्रदूषित तत्व आर्सेनिक और फ्लोराइड है। सेकंड है जलीय सतह पर फैले फैले तेल को ऑयल सिल्क कहते हैं। और थर्ड है सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को जैविक ऑक्सीजन डिमांड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 11th क्वेश्चन में पहला कथन है मिथेन गैस धान की खेती तथा जुगाली करने वाले पशुओं से उत्सर्जित होती है। सेकंड है जल में अजैविक और जैविक पोषक तत्वों की सांद्रता सुपोषण का कारण बनती है। थर्ड है जिस जल में जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसे ई कोलाई तथा कोलाई स्वरूप के जीवाणु अधिक पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 12th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है पराश्रवित तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने और संकेत देने के लिए किया जाता है। सेकंड है बंजर स्थलाकृति चंबल नदी के बेसिन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। थर्ड है भारत में अवनालिका और बीहड़ अपरदन द्वारा मिट्टियों का सर्वाधिक क्षय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता 45 डेसिबल है। सेकंड है प्लास्टिक पिगमेंट में कैडमियम जैसी भारी धातुएं होती हैं जो कैंसर पैदा करने वाले एजेंट हैं। थर्ड है सभी प्रकार के प्रदूषणों में सबसे खतरनाक जो पोल्यूशन है वो रेडियो एक्टिव या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य जो मानक ध्वनि तीव्रता है वो 55 डेसिबल होती है। 14th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी। सेकंड है बायोगैस से निकली मीथेन गैस का प्रयोग ईंधन गैस के रूप में किया जाता है। थर्ड है रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापने की इकाई रॉन्टजेन है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है सर्विस स्टेशन पर वाहन के प्रदूषण परीक्षण में सीसा और कार्बन कणों की मात्रा मापी जाती है। सेकंड है हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। थर्ड है जैव विविधता शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1985 ईस्वी में वैज्ञानिक WG रोजन ने द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। सेकंड है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा। विश्व ऊर्जा आउटलुक ये संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट द्वारा। और विश्व शहरों की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है। कौन से कथन सही है? राइट होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है, क्योंकि विश्व ऊर्जा आउटलुक ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा और विश्व शहरों की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में गोविंद सदाशिव घुरिये को जाना जाता है। सेकंड है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। थर्ड है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 18th क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद की लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। सेकंड है भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरित करना है। थर्ड है किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान है। बताना है कौन से विकल्प सही होंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय की वृद्धि से संबंधित है। सेकंड है भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का उच्चतम प्रतिशत मणिपुर राज्य में है। थर्ड है देश में पंचायती राज का क्रियान्वयन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। फोर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत के शेयर बाजार के कामकाज को नियंत्रित करता है। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का जो उच्चतम प्रतिशत है वो नागालैंड राज्य का है। ठीक है, यहाँ पर मणिपुर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। सेकंड है मेलों पर कर पंचायत द्वारा लगाया और संग्रहित किया जाता है। थर्ड है फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। फोर्थ है मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉलिटी का क्वेश्चन है जिसमें पार्ट्स दिए गए हैं और उनसे संबंधित प्रावधान है। तो पार्ट 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र सभी को याद होगा। ये पार्ट्स आपको सारे याद होने चाहिए और मैंने कई बार कराया भी है। भाग 2 में दिया गया नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए।
22वां प्रश्न देखिए, आर्टिकल 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, ये भी सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 40 देखते हैं, इसमें दिया गया नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, गलत हो जाएगा। यूसीसी दिया गया 44 में। ग्राम पंचायतों के लिए आर्टिकल हो जाता है 40, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा बी। 23rd क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 244 से लेकर 275 तक निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने आपको 80 तो ADMM करके याद कराया था, ठीक है। इसी तरह याद कर लीजिए, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये सब के सब 6th शेड्यूल में आते हैं। तो 5th शेड्यूल में इनको छोड़ करके जो भी राज्य होंगे उनके लिए विशेष प्रावधान है। 24वां प्रश्न देखिए, पहला कथन है 1989 के 61वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मत देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। सेकंड है 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट हैं। 25th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, इससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। आयरलैंड से मौलिक अधिकार, जर्मनी का वाइमर संविधान, इससे आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन और सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, केवल 3rd और 4th करेक्ट है। मतलब आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और यूएसए से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। 26th क्वेश्चन में 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें गृह सूचना प्रसारण विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। जॉन मिथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग और जगजीवन राम के पास रक्षा विभाग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तीनों करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 4th इनकरेक्ट है, जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था, ना कि रक्षा विभाग। तो रक्षा विभाग याद कर लीजिए, सरदार बलदेव सिंह के पास था। अगला प्रश्न है 27वां, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन राज्यों में निम्नलिखित में से किस विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित है? गोदावरी जल विवाद, रावी और व्यास जल विवाद, कावेरी या फिर महानदी जल विवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, जो कि 1990 में बना। इसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी शामिल है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, जो कि 1969 में बना, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। रावी और व्यास जल विवाद में आप देखेंगे 1986 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आएगा। महानदी जल विवाद में 2018 में उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला कथन है, पहला पेयर है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद, करेक्ट है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रीजनल काउंसिल, ये कहाँ पे? कोलकाता, करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय शिलोंग दिया गया और उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय मुंबई, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। वेस्टर्न रीजनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो होगा मुंबई में और नॉर्थ ईस्टर्न का हो जाएगा शिलोंग में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला, नेशनल पीपल्स पार्टी 2014 में। सेकंड है आम आदमी पार्टी 2 अक्टूबर 2012। थर्ड है बहुजन समाजवादी पार्टी, यह है 14 अप्रैल 1985 और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1986। इसमें से सही कौन सा है वो बताना है। वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आम आदमी पार्टी 2 अक्टूबर 2012। एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में। बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा 14 अप्रैल 1984 और ये हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980। आम आदमी पार्टी करेक्ट है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी। सेकंड है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी में है। और थर्ड है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश था, जिसे मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी हिस्से से अलग किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 31st क्वेश्चन देखिए, पहला कथन इसमें दिया गया है, संसद सदस्य लोकसभा के रूप में निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए 62 वर्ष है
और नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष है। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, तीनों करेक्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए जो आयु होती है वो 21 वर्ष होती है। 32nd क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। सेकंड है 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ, जिसमें अनुच्छेद 45 की सामग्री में बदलाव किया गया और जो प्राथमिक शिक्षा है इसको आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट बनाया गया। थर्ड है ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। 33rd क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच शक्तियों के विवाद को समाप्त करने के लिए आया था। बी, ब्रिटिश संसद ने पहली बार रेगुलेशन एक्ट 1773 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया था। सी, 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, अर्थात भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 34th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया था। सेकंड है 1786 का जो अधिनियम आया, इसमें कॉर्नवालिस नियंत्रण मंडल और निदेशक मंडल के अधिकार के तहत ब्रिटिश भारत के पहले प्रभावी शासक बन गए थे। थर्ड है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया था। इनमें से कौन से कथन सही है बताना, ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। 20 वर्षों के लिए इसमें 1833 के चार्टर में नहीं बढ़ाया गया था, तो किस में बढ़ाया गया था? ये 1793 का चार्टर था, 1793 का। 35th क्वेश्चन है, पहला कथन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें पहला दस्तावेज है जिससे केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। सेकंड है 1833 का चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। थर्ड है 1813 का चार्टर अधिनियम, इसके अंतर्गत विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था और इसके लिए अलग अलग संस्थाएं बना दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कार्य हुआ था 1853 के चार्टर के तहत, ना कि 1813 के। 36 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है भारत परिषद अधिनियम 1861 ने वायसराय को परिषद में व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया था। सेकंड है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की संरचना और कार्य प्रणाली में विभिन्न संशोधन पेश किए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 37 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा था, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत की अनुमति दी थी। सेकंड है भारत परिषद अधिनियम 1909 को माल्य मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। थर्ड है भारत परिषद अधिनियम 1909 ने पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला, बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का वर्णन अनुच्छेद 112 में है। सेकंड है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसने देश में पहली बार द्विसदनीय प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की थी। थर्ड है भारत शासन अधिनियम 1919, उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा गलत है, क्योंकि सबसे लंबा अधिनियम 1935 का था, ना कि 1919 का। 39th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताना है भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मालदीव, इंडोनेशिया, सोमालिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन सभी से होकर के गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है याद कर लीजिए, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से। एशिया के देश है मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती जो कि ओशिनिया का पार्ट है। अफ्रीका के देशों में गैबन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, केन्या, साओ टोम, प्रिंसिपे और सोमालिया, ये सारे के सारे हैं जहाँ से इक्वेटर पास होती। कुल 13 देश के नाम याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, इसको चुनना है। जोग जलप्रपात कर्नाटक और गोवा में स्थित है। सेकंड है चचाई एमपी में, वजराई कर्नाटक और दूधसागर कर्नाटक में, महाराष्ट्र दिया गया है जबकि वो कर्नाटक में है। तो बताइए कौन सा सही विकल्प होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चचाई वाटरफॉल, ये एमपी में स्थित है। ठीक है, एमपी के रीवा जिले में। जोग जलप्रपात इसी को गरसोपा वाटरफॉल भी बोलते हैं। ये शिवमोगा जिला है कर्नाटक का, वहाँ स्थित है, ना कि गोवा में।
वज्राई जलप्रपात ये सतारा जिले में है, महाराष्ट्र में गलत है। और दूध सागर वाटरफॉल कर्नाटक और गोवा में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी यूपी में है। चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना चितरंजन वेस्ट बंगाल में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में है। फोर्थ है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। 42nd क्वेश्चन में पूछा गया सीकर को किसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो उत्पादक क्षेत्र है उनके अनुसार बताना है। झारखंड का प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, या सिक्किम का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, या राजस्थान का प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, या फिर उड़ीसा का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। तो सीकर कहलाता है राजस्थान का प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, सी राइट है। झारखंड का प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है धनबाद। सिक्किम का तांबा उत्पादक क्षेत्र है भूटान। और उड़ीसा का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है कालाहांडी। अब इस प्रश्न में सबसे ऊंची चोटी को संबंधित राज्य से मिलाना है। तो उड़ीसा की सबसे पहले देखते हैं। उड़ीसा की कौन सी हो जाएगी? उड़ीसा की हो जाएगी देवमाली, ठीक है। महाराष्ट्र की हो जाएगी तलसूबाई। मध्य प्रदेश की है धूपगढ़। गुरु शिखर राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44th क्वेश्चन है। पहला कथन है फूलों वाली बौछार के द्वारा केरल और इसके निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। सेकंड है काल बैसाखी को असम में बारदोली छीड़ा कहा जाता है। थर्ड है झारखंड का कोल्हान क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना और फास्फोरस की कमी होती है। सेकंड है मरुस्थलीय मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होगी। थर्ड है पर्वतीय मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी केवल दूसरा करेक्ट है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की कमी होगी, जबकि पर्वतीय मिट्टी में पोटाश, चूना और फास्फोरस की कमी होती है। 46 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन में सहायक होता है। सेकंड है मैग्नीशियम पौधों में आयरन के अवशोषण में मदद करता है और क्लोरोफिल का एक प्रमुख घटक है। थर्ड है फास्फोरस पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पानी के उचित अवशोषण में मदद करता है। और फोर्थ है पोटेशियम पौधों की जड़ों के विकास, ऊर्जा भंडारण और फलों के जल्दी पकने में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा कथन केवल सही है, तीसरा और चौथा गलत है, क्योंकि फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस पौधों की जड़ों के विकास और ऊर्जा भंडारण और फलों के जल्दी पकने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और पोटेशियम ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पानी के उचित अवशोषण में मदद करता है। अगला प्रश्न देखिए, डूरन रेखा चीन और भारत के बीच है इंटरनेशनल लाइन। और फिर मैकमोहन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। और भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। इसका देखिए थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन सी चूज करेंगे, सामने दिया भी गया है। डूरन रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा है चीन और भारत के बीच। 48 क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूटी है पुदुचेरी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है लक्षद्वीप। इनमें से जो करेक्ट हो जाएगा वो पहला, दूसरा और चौथा है, तीसरा गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो यूटी है वो लक्षद्वीप है, ना कि पुदुचेरी है। बाकी सारे करेक्ट दिए गए हैं। 49th क्वेश्चन देखना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है त्रिपुरा उत्तर पश्चिम और दक्षिण तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। सेकंड है पश्चिम बंगाल की सीमाएं तीन देशों से लगती, नेपाल, भूटान और चीन से। थर्ड है सिक्किम की सीमाएं तीन देशों से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। फोर्थ है लद्दाख की सीमाएं तीन देशों से क्रमशः अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान से लगती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फर्स्ट और फोर्थ। देखिए पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो तीन देश से लगती है। कौन कौन से? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो सिक्किम की सीमाएं किससे लगेंगी? ये लगेंगी नेपाल, भूटान और चीन से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। सेकंड है भारत में नवीनतम पर्वत श्रृंखला शिवालिक है जो वलित पर्वतों का उदाहरण है। थर्ड है काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। फोर्थ है भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी।